दोस्तों, महाराष्ट्र में वोटिंग के अब चंद दिन बचे हैं और माहौल देख के ऐसा लगता है जैसे अघाड़ी आगे चल रही हो। अब अघाड़ी मतलब महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अघाड़ी की जो रैलियां हैं, जो सभाएं हैं, उनमें जो भीड़ है, उसका जो कनेक्ट है वो ज़बरदस्त दिखता है, कनेक्ट दिखता है। मिसाल के तौर पर अगर आप आज नागपुर में, आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में जो रैली। दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। झारखंड के अंदर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया है। अमित शाह जी भी नागपुर से वापस लौट गए, लेकिन गोदी मीडिया ने इतनी बड़ी खबर को आप लोगों की आंखों से ओझल कर दिया कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर खेला इतने चरम पर चल रहा है कि हर एक वोट की कीमत 10,000 रुपए लगाई जा रही है, यानी कि वहां पर वोटों को खरीदा जा रहा है। किस तरह से गोदी मीडिया ये सारी खबर को, सारी मीडिया जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, उनको आप लोगों की आंखों से छुपाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों के सामने रखेंगे, वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में वोटिंग के अब चंद दिन बचे हैं और माहौल देख के ऐसा लगता है जैसे अघाड़ी आगे चल रही हो। अब अघाड़ी मतलब महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अघाड़ी की जो रैलियां हैं, जो सभाएं हैं, उनमें जो भीड़ है, उसका जो कनेक्ट है वो ज़बरदस्त दिखता है, कनेक्ट दिखता है। मिसाल के तौर पर अगर आप आज नागपुर में, आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में जो रैली प्रियंका गांधी की हुई, उसमें रिकॉर्ड भीड़ थी। ऐसी भीड़ फिलहाल इस पूरे चुनाव में देखने को नहीं मिली, रिकॉर्ड भीड़ थी। और जब रोड शो आरएसएस मुख्यालय के बगल से गांधी का निकला तो वहां कुछ टकराव भी हुआ, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता। अब इसी तरह अघाड़ी के जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं शरद पवार, जो 4-5 रैलीज कर रहे हैं, भीड़ उनकी सभाओं में भी कम नहीं आ रही, जबरदस्त भीड़ है। और अगर आप उद्धव ठाकरे को देखें तो फिर ये कहा जा सकता है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में वो सबसे बड़े क्राउड पुलर है। अब दूसरी तरफ अगर आप महायुति का हाल देखें, एनडीए का हाल देखें, तो अगर हम सबसे स्टार कैंपेनर की बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो मोदी जी की जो रैलीज थी उसमें वो कनेक्ट नहीं दिखा। और खासकर उनकी जो रैली थी मुंबई में 14 तारीख को शिवाजी पार्क में, पहली बार 2014 के बाद पहली बार दिखा कि कुर्सियां ही कुर्सियां मोदी जी की रैली में खाली। और शायद यही वजह है कि मोदी जी ने इस बार कुर्सियां पड़ी रही मोदी जी की रैली में। वोटिंग से सबसे मेन प्रचारक की वो विदेश चले गए और उधर बीच प्रचार महाराष्ट्र का मैदान छोड़ दिया, नागपुर से दिल्ली लौट गए। आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह की गैर मौजूदगी में इस वक्त महायुति यानी एनडीए का जो सारा भार है, जो दारोमदार है, इन साहब के कंधे पर है, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मोदी शाह की एब्सेंस में जो टॉप लीडरशिप है, जो पार्टी चला रही है, जो दो लोग हैं, इनकी एब्सेंस में क्या देवेंद्र फडणवीस एनडीए को, महायुति को जीत दिला सकते हैं एक बहुत ही क्रूशल बैटल में महाराष्ट्र में? एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि फडणवीस की जो टीम है, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की, उसमें अजीत पवार एक कमज़ोर कड़ी, वीक लिंक है उसमें। और बीजेपी का खुद मानना, एक नेता कह रहे थे कि अगर अजीत पवार इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 15 से 20 सीट जीत लें तो बड़ी बात होगी। जी हाँ, 20 सीट अगर अजीत पवार जीतते हैं तो ये बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। और उधर अगर आप मिस्टर शिंदे को देखें तो आप कह सकते हैं कि अजीत पवार से उनकी स्थिति बेहतर है क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, धन बल उनके पास है और खुलकर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन शिंदे कोई अजूबा कर देंगे, कोई चमत्कार कर देंगे, इसकी आशा, इसकी उम्मीद मुझे लगता है अमित शाह और फडणवीस को खुद नहीं है। अब दोस्तों, अगर सारा सिस्टम मोदी और शाह के हाथ में हो तो आप महायुति को महाराष्ट्र में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सच्चाई ये भी है। और दो वजह जहां महायुति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी ताकत को अनदेखा नहीं कर सकते। पहली जो सबसे बड़ी ताकत है वो है मुफ्त योजना, लाडली बहना योजना, लड़का भाऊ योजना, ये जो फ्री मुफ्त योजना, जितनी मुफ्त योजनाएं लाई जा रही है। आज कांग्रेस ने कहा भी कि साहब बर्तन भी घोटाला एक बहुत बड़ा है, जिस तरह से बर्तन बांटे जा रहे हैं। फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा बर्तन घोटाले पर। लेकिन ये जो
मुफ्त की योजनाएं, इसका इम्पैक्ट है, ये शरद पवार भी मानते हैं। और दूसरी चीज़ कि वोटिंग से या वोटिंग की रात, जिसे क़यामत की रात कहते हैं, वोटिंग से पहले के जो 2 दिन हैं, लास्ट 2 डेज़, आप कह लीजिए 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख की सुबह तक, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के नेताओं का आरोप है, शरद पवार का आरोप है, उद्धव ठाकरे का आरोप है कि लिफाफे तैयार हो रहे हैं और एक एक वोट की कीमत कुछ सीटों पर 10-10 हजार रुपए लगा दी गई। ये जो पैसा है, 10-10 हजार रुपए एक वोट की कीमत, सोचिए। सरकार का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और दूसरी तरफ लिफाफे में जो पैसा सीधे जा रहा है। मान लीजिए अगर एक वोट की कीमत कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में 10,000 रुपये और घर में 5 वोटर हैं, 50,000 रुपये हो गया। तो पैसा एक बड़ा 50,000 रुपये पर फैमिली। लेकिन अगर आप विदर्भ का एरिया देखिए, मराठवाड़ा का एरिया देखिए, तो वहाँ पैसे की इतनी कीमत नहीं, क्योंकि किसान जो सोयाबीन और कपास से त्रस्त है, सोयाबीन का किसान, कपास का किसान, जिस तरह से उसकी हालत है, वहाँ पैसा असर नहीं कर रहा। ये आपको मैं लेटेस्ट इनपुट दे रहा हूँ विदर्भ और मराठवाड़ा से, कि वहाँ ये जो पैसा है 5,000, 2,000, 3,000, इससे कुछ किसान का भला नहीं होने वाला। तो पैसा है भी और पैसा नहीं भी है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, नहीं भी है, दोनों ही है, कि भाई है भी और नहीं भी। अघाड़ी अगर आगे चल रही है तो कितनी सीटें ला रही है, क्या बहुमत के मार्क से ऊपर जा रही है, 145 के ऊपर जा रही है, और फिर महायुति कहाँ खड़ी है। आज 3 धुरंधर पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रकाश पोरे हैं, 50 बरस का उनका तजुर्बा है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कितनी सीटें मिल रही हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि आप भी, मुझे लगता है उसको ज़रूर सुने। ये बहुत चौंकाने वाली बातें उन्होंने करी हैं, कितनी सीटें आएंगी। हमारे साथ विवेक देशपांडे हैं, नागपुर से जुड़े, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी सीटें आएंगी। सुनिएगा उनको कितनी सीटें महाविकास अघाड़ी को दे रहे हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी को। हमारे साथ एक तीसरे पत्रकार उमाकांत लखेड़ा भी हैं। उनसे भी मैंने सवाल आखिर में पूछा कि भाई ये तो बता दीजिए कितनी सीटें आ रही साहब, अब तो हक है जानने का वोटर का। उनका भी जवाब सुनिएगा और आप कितनी सीटें कौन सी पार्टी को आ रही हैं कि मोदी जी के सिस्टम में इस नए दौर में चुनाव कैसे हो रहे हैं, और बड़े बड़े पत्रकार क्यों घबराए हुए हैं, क्यों बड़े बड़े चैनल क्यों घबराए हुए हैं, एग्जिट पोल नहीं कर रहे। छोड़ता हूं मैं आपके ऊपर। हालांकि मेरी कोशिश जारी रहेगी कि महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिल रही हैं, महायुति को कितनी सीटें मिल रही हैं। मैं पूछूंगा, आज भी पूछूंगा, कल भी पूछूंगा। विवेक जी, नरेंद्र मोदी की जो आखिरी रैली थी वो बहुत अच्छी रैली नहीं थी शिवाजी पार्क में, नॉट अ गुड रैली, लोग ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद मोदी जी वापस दिल्ली चले गए और फिर दिल्ली से वो नाइजीरिया चले गए, एक तरह से मैदान छोड़ दिया 4 दिन पहले ही। और अगर आप अमित शाह को देखें नंबर 2, तो अमित शाह भी आज, उनको 4 रैलियां करनी थी विदर्भ के एरिया में, उन्होंने भी आज नागपुर आके वो वापस दिल्ली लौट गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि मणिपुर की बताइए, दिल्ली लौट गए नागपुर आकर, यानी कि दौरा नहीं किया। बड़े नेता मैदान छोड़ चुके हैं, मोदी और अमित शाह, जबकि अभी प्रचार के लिए समय है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एब्सेंस में जो बागडोर देवेंद्र फडणवीस को मिली है, क्या देवेंद्र फडणवीस अब अकेले दम पर इस कैंपेन को आगे निकालेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस अब जो संकट मोचक बने हैं, क्या महायुति को आगे ले सकते हैं? क्योंकि मोदी और शाह तो बैकफुट पे चले गए। जी दीपक जी, ऐसा है कि मैं शाह का समझ सकता हूं, क्योंकि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके चलते उनको उसका जायजा लेना और उसके बारे में कुछ करने की जरूरत थी, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही विस्फोटक बनी हुई है। और एक गृह मंत्री के नाते उनको उसका कॉग्निजेंस लेना, तवज्जो लेना और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करना उनका काम है, तो वो चले गए, वो समझ सकता हूँ। लेकिन मोदी जी जो नाइजीरिया गए, मतलब ऐसा क्या है कि इतना इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र का चुनाव छोड़कर वो नाइजीरिया चले गए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ जमीन से जो एक मैदान चुनाव से पहले छोड़ दिया मोदी जी ने, या फिर ये कहा जा सकता है मिल रहा है कि शायद महाराष्ट्र में
जिस तरह का वो चुनाव का नतीजा चाहते हैं उस तरह का नतीजा शायद आते हुए नहीं दिख रहा है। ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। जहाँ तक फडणवीस का सवाल है, फडणवीस अपने भरोसे पर पूरा एक महाराष्ट्र का खेल अभी बचे हुए 2-3 दिन में कर सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि जो नागपुर में वो नागपुर साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लिए एक चैलेंज है। कल नागपुर में राहुल गांधी आकर गए, आज प्रियंका गांधी आई थी, तो नागपुर में जो एक चैलेंज बना है देवेंद्र फडणवीस के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में और पूरे नागपुर में, तो वो नहीं चाहेंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उनको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़े। अभी भी पलड़ा थोड़ा बहुत तो उनका भारी ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाजी पलट नहीं सकती। ऐसा बोलना, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है उनको नागपुर में अपने आप को थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, नागपुर को समय देना पड़ेगा, और नागपुर को समय जब उनको देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है बचे हुए राज्य में उनको उतना भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे अकेले। हो सकता है अमित शाह आज दिल्ली में अपना काम निपटा कर वापस कल महाराष्ट्र में आ जाए और फिर कोई चुनावी रैलियां करें महाराष्ट्र में भी। अब तो वैसे तो अब कल तो आखिरी ही दिन है, 5 बजे के बाद तो खेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर पत्रकार महोदय दीपक शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से एक एक वोट की कीमत 10-10 हजार रुपए लगाई जा रही है, किस तरह से योजनाओं पे योजना लाई जा रही है। जरा सोचिए, इसी तरह से हरियाणा के अंदर हुआ था। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का क्राउड यहां पर देखने को मिल रहा है, इसी तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की हर सभा के अंदर, हर रैली के अंदर देखने को मिल रहा था। लेकिन जब नतीजे सामने निकल कर आए, वो कुछ और ही सामने निकल कर आए थे। वही तस्वीरें आज महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पर रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है, तो उसको देखकर सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या महाअघाड़ी गठबंधन जो है वो इस भीड़ को ईवीएम तक ले जा पाएगा, पोलिंग बूथ तक ले जा पाएगा, इनसे वोट हासिल कर पाएगा? ये सिर्फ हरियाणा की तरह ये भीड़ महज वीडियो का एक हिस्सा बनकर रह जाएगी? दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े पूछे जा रहे हैं। वीडियो सारी आप लोगों के सामने रखी गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र का इतना अहम चुनाव छोड़कर, या फिर हम यूँ कहें कि मैदान छोड़कर वहाँ से निकल चुके हैं। अमित शाह जी ने भी पूरी तरह से नागपुर के अंदर जो रैलियाँ करनी थी वो नहीं की। खैर, ये रिपोर्ट क्या कुछ कहती है आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।